टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी ईवीएस का चैप्टर 12। इससे पहले कि हम जितने भी 11 चैप्टर्स है इससे पहले कि वो हम सब अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उन सारी वीडियोस का। तो हमारे चैप्टर 12 का नाम है न्यूक्लियर हैजार्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क। यार वैसे तो देखो, ये जो हमारी सोल की बुक है इसके हिसाब से हमें इसमें न्यूक्लियर हैजार्ड्स यानी कि न्यूक्लियर पोल्यूशन के बाद ये जो उसके रेडिएशन के क्या क्या खतरे होते हैं और ह्यूमन हेल्थ रिस्क वगैरह हमें इस चैप्टर में पढ़ना चाहिए था। लेकिन जब मैंने इस चैप्टर का पूरा टॉपिक्स देखे तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये जो आपका न्यूक्लियर हैजार्ड्स वाला जो टॉपिक है ये मैंने आपके चैप्टर 11 में आपको कंप्लीटली समझा दिया है। अगर आपको न्यूक्लियर हैजार्ड वाला टॉपिक समझना है तो वो मैंने आपको चैप्टर 11 में समझाया है, तो इसलिए इस वाले चैप्टर में मैं न्यूक्लियर हैजार्ड वाला टॉपिक नहीं समझाऊंगी, ठीक है ना। और क्योंकि मुझे इसमें चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं लगा, इसलिए मैंने इस चैप्टर का नाम अपने हिसाब से रखा है टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। तो इस चैप्टर के अंदर हम वेस्ट के यानी कि अपशिष्ट के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे और उन्हें मैनेजमेंट करने की कुछ स्ट्रेटेजीज देखेंगे, हम वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सॉलिड वेस्ट, जिसको बोलते हैं ठोस अपशिष्ट। तो सॉलिड वेस्ट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच बिकम यूजलेस आफ्टर यूज। ये जो सॉलिड वेस्ट होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो यूज के बाद यानी कि एक बार यूज करने के बाद यूजलेस हो जाते हैं, जिनका हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, आप जो 2 रुपए वाले या फिर 3 रुपए वाले जो पेन खरीदते हो वो क्या होते हैं, वो एक सॉलिड वेस्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें आप देखते हो कि आप एक बार उस पेन को यूज करके दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर देखो रिफिल्स वगैरह कुछ नहीं डलते हैं, तो उसको हम रीयूज नहीं कर सकते, तो वो यूजलेस हो जाता है, वो हमारे किसी काम नहीं आता, ठीक है ना। एंड विच हैव नो इकोनॉमिक यूज, यानी कि वो कोई ऐसी चीज जो एक बार यूज करने के बाद यूजलेस हो जाए और जिसका कोई भी इकोनॉमिक यूज ना हो सके, यानी कि उसको दोबारा बेचा ना जा सके, उसका उससे कुछ भी इकोनॉमिकली उसका यूज ना किया जा सकते, तो उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि कैंस, ग्लासवेयर, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक्स, रेजिडेंशियल वेस्ट एटसेट्रा। देखो जो कैंस होती है, हम जो कोल्ड ड्रिंक्स की कैंस वगैरह हम खरीदते हैं, एक बार हम जब उससे कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती है, बेकार हो जाती है, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड वेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। सॉलिड वेस्ट इमर्ज्ड एज अ प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इमर्ज्ड का मतलब होता है उभरना, जो उभरा होता है। सॉलिड वेस्ट जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए, यानी कि पूरी दुनिया में सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। यूज एंड थ्रो कल्चर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। देखो ये जो आज के टाइम पे हमारे इंडिया में भी और भी काफी सारी कंट्रीज के अंदर यूज एंड थ्रो का जो कल्चर है, यानी कि इस्तेमाल करो और फेंक दो वाला जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था, ठीक है ना। और जो कि यही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन की वजह से, यानी कि चीज को इस्तेमाल किया फेंक दो, इस्तेमाल करो फेंक दो। अगर उसको हम रीयूज में ले लेते तो शायद इतना पोल्यूशन ना फैलता। तो यूज एंड थ्रो कल्चर की वजह से सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है। अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। क्या देखने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो देखो हम सॉलिड वेस्ट मटेरियल के कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम 4-5 टाइप्स पढ़ेंगे। तो उसमें फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रीज से जो निकलता है सारा वेस्ट, फैक्ट्रीज वगैरह से, इंडस्ट्रीज वगैरह से जो कूड़ा कचरा वेस्ट निकलता है वो हो जाता है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट आर डिस्कार्डेड बाय इंडस्ट्रियल यूनिट्स। देखो जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती हैं, इनसे बहुत अलग अलग तरीके का जो वेस्ट होता है वो निकलता है। विच आर द मेन फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टर्स की जगह आएगा कॉज। विच आर द मेन कॉज ऑफ लैंड और सॉइल पोल्यूशन। तो ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स से जो ये इतना ज्यादा वेस्ट निकलता है, ये बहुत बड़ा कारण है लैंड और सॉइल पोल्यूशन के लिए, यानी कि भूमि और मृदा पोल्यूशन के लिए बहुत बड़ा कारण है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट। Examples are biogas from sugar factories, ash from thermal power plants, hazardous chemicals from copper and aluminium smelting plants, etc. आप देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, जो शुगर फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे हमारे घर के लिए जो चीनी वगैरह हम यूज करते हैं, जहाँ पे ये बनती है, तो वहाँ पे उससे निकलती है बायोगैस, यानी कि जब चीनी बनती है तो उस प्रोसेस के दौरान बायोगैस निकलती है। और थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि ऐसे पावर प्लांट्स जहाँ पर एनर्जी बनाई जाती है, जनरेट की जाती है, तो वहाँ पे ऐश निकलती है, यानी कि राख, वहां पर गंदगी के यानी कि वेस्ट के रूप में ऐश निकलती है। हैजार्डस केमिकल्स निकलते हैं कुछ, जब कॉपर और एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग की जाती है तो वहां पे बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स निकलते हैं एज अ वेस्ट। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट के एग्जाम्पल्स हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कि नाम से सुनो, एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि, खेती बाड़ी से रिलेटेड। तो खेती से जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है, कृषि से जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है, उसको बोल देते हैं हम एग्रीकल्चरल वेस्ट। द स्टॉक्स, लीव्स, वीड्स एटसेट्रा। अब देखो ये क्या है,
ये है हमारी खेती से निकलने वाला सारा कचरा। वीड्स होते हैं जो फालतू की घास वास हो जाती है, लीव्स, पत्तियां, स्टॉक्स यानी कि जो डंडी संडी फालतू की बच जाती हैं। तो ये सब क्या होता है, लेफ्ट इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग आर कॉल्ड एग्रीकल्चर वेस्ट। अब ये क्या होता है, हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। जब हम अपनी फसलों की कटाई कर लेते हैं तो जो फील्ड होता है यानी कि जो हमारी पूरी खेत होता है उसमें ये सारी चीजें बच जाती हैं, ठीक है ना, और इन्हीं को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट। नेक्स्ट है हमारा माइनिंग वेस्ट। माइनिंग यानी कि खनन। ये जो खान वगैरह में जो वो होता है ना, खुदाई का जो कार्य होता है, खनन मतलब होता है खुदाई। अब ये जो खुदाई का जो कार्य होता है ना, यानी कि खुदाई से रिलेटेड जो कार्य होता है उसको बोल देते हैं माइनिंग। तो अब खुदाई में जितना भी वेस्ट निकलता है उसको बोल देते हैं माइनिंग वेस्ट। A large amount of waste is generated during the extraction of minerals. देखो जब हम अपनी पृथ्वी में से यानी धरती के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं जब हम उनको बाहर निकालते हैं, यानी कि हम उनको एक्सट्रैक्शन कहते हैं, एक्सट्रैक्शन यानी कि उनको बाहर निकालते हैं, तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में वेस्ट जो होता है वो निकलता है, तो इसी को बोलते हैं माइनिंग वेस्ट। नेक्स्ट हमारा डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल वेस्ट, यानी हमारे घर वगैरह का जो कचरा होता है ये सब। सो गार्बेज फ्रॉम होम्स एंड गार्बेज कलेक्टेड इन पब्लिक प्लेसेस। देखो हमारे घरों का कूड़ा और जो पब्लिक प्लेसेस में जो इकट्ठा किया हुआ कूड़ा होता है इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर शामिल होते हैं पॉलीथीन, प्लास्टिक, पेपर, टीन, बॉटल, ब्लेड, वेस्ट फ्रॉम होम्स यानी कि हमारे घरों से जो कूड़ा कचरा निकलता है, सब्जियों के छिलके वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो इसके अंदर ये सब शामिल होता है। तो ये हो गया हमारा डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल वेस्ट। नेक्स्ट हमारा मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह से जो वेस्ट निकलता है वो सब। वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स, वही मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है लाइक बॉडी पार्ट्स, सिरिंज, ब्लड्स एटसेट्रा, ये आ जाता है हमारे मेडिकल वेस्ट में। मेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड एज बॉडीली वेस्ट। देखो मेडिकल वेस्ट को डिफाइन किया जाता है बॉडीली वेस्ट के तौर पर भी। बॉडीली वेस्ट यानी कि शारीरिक अपशिष्ट। देखो क्या होता है, जब कभी किसी का ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो कोई लेफ्ट ओवर जो ऑर्गन्स होते हैं वो बच जाते हैं। कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल्स इतने ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं कि उन्हें अच्छे से डिस्पोज करने के बजाय वो उनको इधर उधर फेंक देते हैं, पॉली बैग्स में मतलब भर के ऑर्गन्स को फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। वो क्या हो जाता है, वो एक तरीके का वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट। अब बॉडीली वेस्ट के अलावा एंड वेस्ट सच एज जैसे कि नीडल्स, चेन्स एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज जनरेटेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। यानी कि इंसानों को और जानवरों को ट्रीटमेंट करने के दौरान जो बहुत ज्यादा मटेरियल्स निकलते हैं, जैसे सुई हो गई, चेन्स हो गए और दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं वो भी सब मेडिकल वेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक देखने वाले हैं वो मेजर्स टू कंट्रोल सॉलिड वेस्ट, यानी कि अब हम सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करने के कुछ तरीके देखने वाले हैं। फर्स्ट आता है इसमें लैंडफिल। इन दिस प्रोसेस द वेस्ट इज डम्प्ड इन अ पिट। पिट यानी कि गड्ढा। इसमें क्या होता है, ये हमारी धरती है, इसके अंदर एक गड्ढा कर लिया जाता है जमीन के अंदर और जितना भी कूड़ा होता है उसको इसके अंदर डंप कर दिया जाता है, यानी कि इसके अंदर दफना दिया जाता है। आफ्टर द पिट इज फुल, जब ये हमारा पिट जो होता है वो फुल हो जाता है, भर जाता है, इट इज फिल्ड विद सॉइल, तो इस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, ऊपर तक पूरा ढक देते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये एक बहुत चीपर ऑप्शन होता है किसी भी सॉलिड वेस्ट को निपटारा करने का, यानी कि उसको खत्म करने के लिए। दूसरा, इस प्रोसेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो जनरेटेड होती है, क्योंकि देखो गड्ढा खोदने के लिए, कूड़े को उसमें डालने के लिए, फिर उसे ढकने के लिए लोग तो चाहिए ना काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड होती है लोकल पीपल्स के लिए। और तीसरा इसका जो बेनिफिट है वो है एनर्जी कैन मेड बी फ्रॉम द मीथेन गैस रिलीज इन दिस प्रोसेस। देखो क्या होता है, जब हम कूड़ा कचरे को इसमें डाल देते हैं गड्ढे में और उसको दफना देते हैं तो ये जो कचरा होता है इससे मीथेन गैस निकलती है, तो हम उस मीथेन गैस का इस्तेमाल करके एनर्जी भी बना सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हो गए। अब हम देखेंगे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या है। दिस एरिया इज वेरी पोल्यूटेड एंड स्मेली। तो जिस एरिया में गड्ढा बना के कूड़े को दफनाया जाता है वो एरिया बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है और बहुत ज्यादा स्मेल आती है उस एरिया से। आपने देखा भी होगा जब कभी रोहिणी साइड वगैरह जाते हैं तो वहां पे बीच में एक ऐसा रास्ता पड़ता है जहाँ पे कूड़े के बहुत बड़े बड़े पहाड़ टाइप बने रहते हैं और उस एरिया से कितनी गंदी स्मेल आती है। नेक्स्ट हमारा अंडरग्राउंड वाटर बिकम्स टॉक्सिक। अब देखो यार, जमीन के अंदर तो तुमने गंदगी डाल दी, अब ये जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं इसके अंदर ये धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएंगी और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो गंदा हो जाएगा, वो जहरीला हो जाएगा। तीसरा हमारा वंस दिस फील्ड इज यूज्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज इट अगेन। एक बार जिस जगह का इस्तेमाल कर लिया गया हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस वाले प्रोसेस के लिए यानी कि इस वाले तरीके के लिए हमें बहुत ज्यादा जमीन चाहिएगी, तो ये इसका एक और डिसएडवांटेज हो गया है। और नेक्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है वो है एयर पोल्यूशन। इससे एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैलता है। मैंने बताया था ना मीथेन गैस निकलती है और मीथेन जो होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस होती है और उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है यानी कि हम जिस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं वो है इंसिनरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं भस्मीकरण। अब आप इसके नाम से समझो, भस्मीकरण का मतलब क्या होता है, मतलब भस्म कर देना किसी चीज को, मतलब किसी चीज को जलाकर उसकी भस्म बना देना, राख बना देना, इसका मतलब यही हुआ ना। तो इस प्रोसेस में यही होता है,
एक पूरा ऐसे एक बॉक्स टाइप होता है, मशीन टाइप होती है, मतलब उसके अंदर कूड़े को डाल देते हैं और टेम्परेचर कर देते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस तक, यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं और जो वेस्ट होता है वो इस टेम्परेचर पे जलकर राख बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में यही होता है। सो इट इज अ डिस्पोजेबल मेथड, ये एक डिस्पोजल मेथड है जिसके अंदर वेस्ट इज बर्न्ड, वेस्ट को जलाया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी 1000 डिग्री सेल्सियस पर वेस्ट को जलाया जाता है। एंड सॉलिड वेस्ट टर्न इनटू ऐश, और जो सॉलिड वेस्ट होता है वो राख में बदल जाता है, गैस में और एनर्जी में बदल जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखें तो वो है इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल लैंड, यानी कि इसमें जमीन की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, बस अपना जो मशीन टाइप होते हैं उसको प्लेस करने के लिए कोई जगह मिल जाए। दूसरा, द गैस जनरेटेड इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो गैस निकलती है इसके अंदर हम उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। थर्ड है इट डज नॉट पोज अ रिस्क ऑफ पोल्यूशन टू वाटर बॉडीज एंड ग्राउंड वाटर, यानी कि देखो पोज का मतलब होता है खड़ा करना, यानी कि ये कोई भी मतलब पोल्यूशन का जो रिस्क है, खतरा खड़ा नहीं करता है हमारे पानी के लिए और ग्राउंड वाटर के लिए, यानी कि किसी भी वाटर बॉडी को इससे पोल्यूशन का खतरा नहीं होता, ना ही ग्राउंड वाटर को इससे पोल्यूशन का खतरा होता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस होगा। अब हम देखेंगे कुछ लॉस, यहाँ पे आप डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट है एक्सपेंसिव टेक्निक, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टेक्निक है, क्योंकि देखो इंसिनरेशन करने के लिए जो इक्विपमेंट आपको चाहिए वो काफी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेंसिव टेक्निक हो गई। सेकंड हो गया स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, देखो अब यार हर किसी से हर कोई किसी काम को नहीं कर सकता है, तो इस चीज के लिए, इस काम को करने के लिए आपको एक स्किल्ड लेबर चाहिए, यानी कि जो मजदूर है वो काफी नॉलेजेबल मजदूर आपको चाहिए। नेक्स्ट है द गैस जनरेटेड कैन डैमेज द ओजोन लेयर, कि जो गैस जनरेटेड होती है इससे वो ओजोन लेयर को डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट है हमारा सी डंपिंग, क्या है सी डंपिंग, इन दिस द वेस्ट इज डंप्ड ऑन द बीच, इसके अंदर क्या करते हैं, देखो सी डंपिंग से आप क्या समझ रहे हो, यानी कि समुद्र के पास, समुद्र के अंदर जो डंपिंग की जाती है वेस्ट की वो, तो इसके अंदर बीच पर डंपिंग की जाती है। बीच हो गया ना, ये समुद्र हो गया, ये यहाँ पे सारी जमीन हो गई, तो यहाँ पर गड्ढा खोद के उसके अंदर कूड़े को डंप कर देते हैं। मेनली गार्बेज, वेस्ट मटेरियल, केमिकल एंड न्यूक्लियर वेस्ट का डंप, मेनली इसके अंदर कूड़ा, वेस्ट मटेरियल, केमिकल्स और न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है उसको डंप किया जाता है। दिस हैज अ बैड इफेक्ट ऑन द एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ, तो ये जो हम कूड़ा इसके अंदर डंप करते हैं इसका बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम पे, यानी कि जो पानी के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर वगैरह, उन सब के ऊपर, और ह्यूमन हेल्थ पर भी इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हीट डिकम्पोजिशन, इस प्रोसेस के अंदर कंबशन किया जाता है वेस्ट मटेरियल का। कंबशन का मतलब होता है जलाना, वही आप बर्न बोलो कंबशन बोलो एक ही बात है, बट जो हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज है वो कंबशन ज्यादा अच्छा लगता है हमें। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर कंबशन किया जाता है वेस्ट मटेरियल का, इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसी वेस्ट मटेरियल को जलाया जाता है बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में, या फिर मैं बोलूं ऑक्सीजन की बहुत कम, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर किसी भी वेस्ट को जलाया जाता है, तो उसको बोल देते हैं हीट डिकम्पोजिशन। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसेस चारकोल, tar, एसीटोन एंड फ्यूल गैस। देखो यार, अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि आपके घर का कचरा हो गया, ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, तो हमारे घर का जो कूड़ा कचरा होता है, पेड़ पौधे की जो डंडियां होती है, लक्कड़ वक्कड़ सब जो आ जाता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो जब हम किसी ऑर्गेनिक मैटर का मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो उससे चारकोल, तार, एसीटोन और फ्यूल गैस प्रोड्यूस होती है, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्मी कल्चर, ये हमारा एक और मेथड होता है सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करने का, तो ये होता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर के अंदर क्या आता है, कूड़ा जो होता है ना उसमें स्नेल्स को छोड़ देता है, जो स्नेल्स होते हैं वो उस वेस्ट को यानी कि तोड़ तोड़ के छोटे छोटे मतलब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये होता है वर्मी कल्चर। आगे मैं भी आपको समझाती हूँ, ठीक है। अंडर दिस अर्थवॉर्म्स आर मिक्स्ड इन द वेस्ट मटेरियल, क्या होता है इसके अंदर वेस्ट मटेरियल के अंदर अर्थवॉर्म्स को मिक्स कर दिया जाता है, विच ब्रेक्स डाउन, जो कि तोड़ते हैं इन सब्सटेंसेस को, यानी कि वेस्ट मटेरियल को तोड़ देते हैं, इजी सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको न्यूट्रिएंट से रिच कर देते हैं, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भर देते हैं वेस्ट मटेरियल के अंदर, उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। एंड नेक्स्ट जो हमारा वो है रिसाइकलिंग, एक और मेथड है जिसकी वजह से हम सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें बोलो डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दिस दोज पार्ट्स ऑफ वेस्ट आर रीयूज्ड व्हिच हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू, तो देखो क्या होता है, अगर कोई सामान है आपका, ठीक है, मतलब प्लास्टिक का आपका कोई टॉय है, उसके अंदर कोई मोटर वगैरह लगा हुआ है कुछ भी, तो क्या किया जाता है इसके अंदर उस सामान में से जो काम की चीज होती है, जो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जिसको आगे यूज किया जा सकता है या फिर उससे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उसको निकाल लेते हैं उसमें से, यानी कि मोटर को निकाल लिया, ठीक है ना, और उसको दोबारा से रिसाइकल कर देते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको फेंक के दोबारा से प्लास्टिक को भी रिसाइकल कर लिया जाता है, तो उसमें चीजों को अलग अलग करके उनको रिसाइकल कर लिया जाता है।
और इसके कुछ एडवांटेजेस है, रिडक्शन इन पोल्यूशन लेवल, तो इससे क्या होता है पोल्यूशन लेवल में कमी आती है। रिसोर्सेज जो होते हैं उनका लेस यूज होता है। देखो यार अभी मैं बात करती हूँ प्लास्टिक की, मैं एक रिसोर्स हो गया, ये भी रिसोर्स तो है नहीं वैसे, बट फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्लास्टिक बता देती हूँ, ठीक है ना। प्लास्टिक है यहाँ पे, अभी आप इसी प्लास्टिक को पिघला के इससे दूसरी चीज भी बना सकते हो। यही अगर आप इसको रिसाइकल नहीं करते हो तो आपको दूसरी प्लास्टिक की बीन्स लेनी पड़ेंगी दूसरी चीज को बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये भी प्लास्टिक था और एक और प्लास्टिक की चीज आ गई, तो क्या हुआ, चीजें भी ज्यादा, मतलब जो रिसोर्सेज थे उसको बनाने के वो भी ज्यादा यूज हो गए और पोल्यूशन भी ज्यादा फैल गया। तो आप उससे क्या कर सकते हैं, इससे अगर आप चीजों को रिसाइकल करते हैं तो रिसोर्सेज भी कम यूज होते हैं। एंड रिडक्शन इन द यूज ऑफ एनर्जी इन प्रोडक्शन, और यानी कि अगर आप एक चीज को बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको भी बचा सकते हैं, आप उसकी एनर्जी के यूज में भी रिडक्शन कर सकते हैं। यार इसको बनाने में मुझे अभी लगा 100, समझ लो मुझे 10 किलो कोयले जलाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी आप इसको रिसाइकल करके दोबारा बनाओगे, ठीक है ना, तो फर्क पड़ता है, यानी कि इतना ज्यादा आपको एनर्जी के लिए यूज नहीं करना पड़ेगा। अब यही आप पे दोबारा बनाओगे तो वहीं आपको बहुत ज्यादा एनर्जी दोबारा से यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यही मैंने बताया कि रिडक्शन इन यूज ऑफ एनर्जी, यानी कि जब आप किसी चीज के प्रोडक्शन करते हो तो उसमें एनर्जी का रिडक्शन भी हो जाता है। ये एक और फायदा हो गया हमारी रिसाइकलिंग का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हैजार्डस वेस्ट। क्या है हैजार्डस वेस्ट? हैजार्डस वेस्ट को हिंदी में बोलते हैं खतरनाक कचरा। हैजार्डस का मतलब ये होता है खतरनाक, बहुत भयानक कचरा जिसे बोल देते हैं। सोसाइटी टुडे इज जनरेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। आज के टाइम पे जो हमारी सोसाइटी है वो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में हैजार्डस वेस्ट को प्रोड्यूस कर रही है, जनरेट कर रही है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब ये जो हैजार्डस वेस्ट है प्रोड्यूस किया जाता है केमिकल्स, पेपर फैक्ट्रीज, फर्नेसेस, रिफाइनिंग प्लांट्स और अदर इंडस्ट्रीज, इन सब के द्वारा ये हैजार्डस वेस्ट जो है प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज द वेस्ट दैट कैन हार्म ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये जो वेस्ट है ये इंसानों के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से हार्म पहुंचाता है, यानी कि नुकसान पहुंचाता है। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट, यानी कि हैजार्डस वेस्ट के क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। सो मोस्ट ऑफ द वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ अंडरग्राउंड, यानी देखो क्या होता है, ज्यादातर वेस्ट को अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर दफनाकर वो डंपिंग वाला प्रोसेस करके उसको डिस्पोज किया जाता है। सो पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज अ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर का जो पोल्यूशन है वो एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है ना। तो यानी हैजार्डस वेस्ट का एक इफेक्ट पड़ता है कि ग्राउंड वाटर गंदा होता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक, मर्क्यूरी एंड लेड आर हैजार्डस सब्सटेंसेस। देखो आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड ये कुछ मेटल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक सब्सटेंसेस होते हैं। लेड ऑल्सो कॉज ब्रेन डिजीज, और जो लेड होता है इससे ब्रेन डिजीज यानी दिमागी बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट है कंज्यूमिंग पोल्यूटेड वाटर हार्म्स द ह्यूमन ब्रेन। देखो यार अगर आप गंदा पानी पीते हो तो उससे हमारा जो इंसानों का दिमाग है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचता है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था पानी गंदा हो जाता है, अगर वो गंदा पानी कोई पी लेता है तो उसके दिमाग तक पर असर पड़ सकता है, उसको दिमागी बीमारियां मतलब बहुत कुछ हो सकती है। नेक्स्ट हमारा इट ऑल्सो हैज अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ, यानी कि ये जो हमारा हैजार्डस वेस्ट होता है इसका एक्वाटिक लाइफ पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले ई वेस्ट। ई वेस्ट से आप क्या समझते हो, जितना भी सारा इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता है, ठीक है ना, उसी को बोल देते हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट इज ओल्ड डैमेज्ड इक्विपमेंट्स। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, फ्रिजेस एटसेट्रा। देखो ई वेस्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आते हैं जो कि पुराने और खराब इक्विपमेंट्स होते हैं, और इसके अंदर आते हैं कंप्यूटर, फ्रिज, ये सब आ जाते हैं जो खराब है और पुराने हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ई वेस्ट। इट कंटेन्स मैनी डेंजरस केमिकल्स। देखो ई वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा डेंजरस केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं लाइक कैडमियम, बेरिलियम, लेड, और भी बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो ई वेस्ट को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इंडिया बिकम डिजिटल डे बाय डे। देखो जो हमारी इंडिया है वो डिजिटल होती जा रही है डे बाय डे, एंड द प्रॉब्लम लाइक ई वेस्ट, और जो ई वेस्ट की जो प्रॉब्लम है इसके जैसी जो प्रॉब्लम है ई वेस्ट जैसी वो और भी ज्यादा बुरी होती जा रही है, क्योंकि देखो जैसे इंडिया डिजिटल होती जा रही है तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब उनकी जो वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है इंडियाज 10 स्टेट्स जनरेट अबाउट 70% ऑफ टोटल ई वेस्ट। देखो यार भारत में 100% जितना भी वेस्ट, टोटल ई वेस्ट मतलब जितना भी ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें से 70% तो सिर्फ 10 स्टेट यानी कि 10 राज्य जनरेट कर देते हैं, और जिसमें से भी उन 10 राज्यों में से भी 65 शहर यानी कि 65 सिटीज ऐसी हैं जो 70 में से भी 60% ई वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए होंगे आप ये वाला पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया के अलावा चाइना, अमेरिका, जापान एंड जर्मनी ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर ई वेस्ट का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा है। इंडिया जनरेट्स अबाउट 22 लाख टन्स ऑफ ई वेस्ट एवरी ईयर। भारत के अंदर हर साल लगभग
22 लाख टन ई वेस्ट जो है वो जनरेट किया जाता है, वो प्रोड्यूस होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है सोर्सेज ऑफ ई वेस्ट। तो अब हम ई वेस्ट के सोर्सेज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हाउस होल्ड गुड्स, इसको बोलते हैं व्हाइट गुड्स। हमारे घरों में जितने भी हम एप्लायंसेस यूज करते हैं वो सब, तो इसके अंदर आ जाते हैं हाउस होल्ड आइटम्स जैसे कि एसी, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा, ये सब आ जाते हैं हमारे व्हाइट गुड्स में। ब्राउन गुड्स के अंदर शामिल होते हैं टीवी, कैमरा, यानी कि घर के अंदर इस्तेमाल करने के अलावा जो एप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, वो सब आ जाते हैं ब्राउन गुडीज में। उसके अलावा एक टाइप होता है हमारे ग्रे गुडीज, इसके अंदर आते हैं हमारे आइटम्स जैसे कि कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर्स, मोबाइल्स, तो ये सब आते हैं ग्रे गुड्स में। और ये सब क्या है हमारे, ये सोर्सेज है हमारे ई वेस्ट के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट। अब ई वेस्ट का असर क्या क्या पड़ते हैं। सो मैनी मिनरल्स एंड केमिकल्स आर यूज्ड, देखो यार मिनरल्स, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स और केमिकल्स है जो यूज किए जाते हैं ई वेस्ट में, विच अफेक्ट ह्यूमन एंड इकोसिस्टम थ्रू एयर, वाटर एटसेट्रा, जो कि अफेक्ट करते हैं इंसानों को भी और हमारे इकोसिस्टम को भी, एयर और वाटर के, मतलब पानी, हवा, मिट्टी, इन सब के जरिए जो इंसानों को इकोसिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं ई वेस्ट के। क्यों, देखो यार, अगर ई वेस्ट की डंपिंग कर देते हो तो मिट्टी के थ्रू क्या होता है, ये पानी में चला जाता है। अगर हम पानी पी लेंगे तो इंसान बीमार पड़ जाएगा, और यही पानी जब अगर इकोसिस्टम में रहेगा तो वो इसकी सारी नदियां गंदी हो जाएगी, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो ई वेस्ट जो होता है वो हम इंसानों पर, इकोसिस्टम पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है। आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, बेरियम एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे मेरे एलिमेंट्स के नाम बताए हैं जिन्हें रिमूव किया जाता है प्लास्टिक, मोबाइल्स, पीवीसी एटसेट्रा, इन सब चीजों से इन्हें अलग किया जाता है। एंड इनका बहुत ही ज्यादा डेंजरस टॉक्सिक इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पर, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए। लेड अफेक्ट्स द किडनीज, ये जो लेड नाम का एक एलिमेंट मैंने बताया आपको, ये किडनी को अफेक्ट करता है, और जो फर्टिलिटी रेट होता है यानी कि प्रजनन क्षमता जो होती है मेल्स एंड फीमेल्स में, उसको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो हिंडर्स द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये देखो क्या करता है, हिंडर्स यानी कि बाधा डालता है। मेंटल डेवलपमेंट जो होती है, बच्चों का मानसिक विकास जो होता है, उसमें भी काफी बाधा डालता है लेड। और बर्निंग ऑफ ई वेस्ट कॉज एयर पोल्यूशन, अगर आप ई वेस्ट को जला देते हो, आप सोचते हैं मिट्टी में नहीं दबाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, जला देते हैं, खत्म कर देता है, इसका किस्सा ही खत्म, तो क्या होगा, अगर आप इसको जला देंगे तो एयर पोल्यूशन होगा, और जो उस लेवल पे जो एयर पोल्यूशन होगा ना, वो इतना ज्यादा हाई पोल्यूशन होगा कि आप लोग उसको थोड़ी देर के लिए भी सहन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, अगर आप प्लास्टिक को जलाते हो ना तो एक गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो गैस है ये इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है कि ये आपके हीमोग्लोबिन में इतनी जल्दी जल्दी पहुंच जाती है कि ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देती है, ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, अपने आप ऑक्सीजन की जगह ले लेती है। और इसकी वजह से जब ये आपके ब्लड में मिल जाती है तो आपको सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है कि आप कुछ देर में बेहोश हो जाओगे। तो बर्निंग ऑफ ई वेस्ट से एयर पोल्यूशन होता है, और इसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज होती है इंसानों को। रेस्पिरेटरी डिजीजेज यानी कि सांस लेने वाला जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उससे रिलेटेड हमारी सारी बीमारियां होती हैं। इफ मरकरी, लेड एटसेट्रा आर नॉट डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्ली, देखो अगर हम मरकरी, लेड और भी जितने भी एलिमेंट्स है, अगर हम इनको प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, देन इट गेट्स मिक्स्ड इन द सॉइल, तो क्या होगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, एंड रीचेस द अंडरग्राउंड वाटर, और अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद की क्या होगा, ये अंडरग्राउंड वाटर फिर हमारी सरफेस पर आएगा। एंड पीपल हु डिपेंड ऑन द वाटर बॉडीज, और वो लोग जो आज भी नदी वदी के पानी पर डिपेंड करते हैं, उनको बहुत भयानक बीमारियां हो जाएंगी। ई वेस्ट कॉजेस सीरियस पोल्यूशन इन एयर, वाटर एंड सॉइल, ई वेस्ट जो है सिर्फ ये कारण बनता है बहुत ज्यादा सीरियस पोल्यूशन का, हवा में, पानी में, मिट्टी में, यानी कि एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन जो होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण है ई वेस्ट। केमिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम ई वेस्ट मिक्स इन द सॉइल, आप देखो जो ई वेस्ट के जितने भी केमिकल्स होते हैं वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी को पोल्यूट करते हैं, थ्रू विच द क्रॉप गेट्स कंटेमिनेटेड, जिसके द्वारा अगर देखो यहाँ पे कहीं मिट्टी में दबाए गए होंगे वो ई वेस्ट, जिसकी वजह से मिट्टी गंदी हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे फसल उगा दी किसी ने, तब क्या होगा, ये जो केमिकल्स हैं ये हमारी फसलों में चले जाएंगे, ठीक है ना, और फिर हम उन फसलों को खाएंगे, इंसान उन फसल को खाएगा, उन क्रॉप्स को खाएगा, जिसकी वजह से इंसान के दिमाग पर, हार्ट, किडनी और बोन्स पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे हमारे ई वेस्ट के जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। अब ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक एक्ट बनाया था 2016 में, वो क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। द वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग एक्ट 2011, देखो यार 2016 वाले एक्ट से पहले एक एक्ट आया था 2011 में, ठीक है ना। इस एक्ट से पहले एक एक्ट को और काम पे लाया गया था, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से 2016 में दोबारा एक और एक्ट को जारी करना पड़ा। A total of 21 types of products have been included in the purview of this एक्ट। ये जो हमारा 2016 में ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था, इसके अंदर 21 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यानी 21 तरीके के प्रोडक्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसकी
एक्ट की परिधि में, यानी कि जो इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स आएंगे उसके अंदर 21 टाइप्स को इंक्लूड किया गया है। दिस इंक्लूड्स कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसके अंदर जो आता है हमारे CFC भी आता है एंड मरकरी फ्री लैंप्स भी आते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो हमारे इस एक्ट के अंदर आते हैं। इन दिस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर द सेफ्टी, हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ ई वेस्ट डिस्ट्रक्शन एंड रिसाइकलिंग। देखो इस एक्ट के द्वारा क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग ई वेस्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी ई वेस्ट से कचरा निकालने का और उसे रिसाइकल करने का जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, उन लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना और उनकी उनके डेवलपमेंट का ध्यान रखना, ये है काम सरकार का। और ये इस लॉ के अंदर बोला गया है, इस एक्ट के अंदर बोला गया है कि सरकार को अब इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो सरकार को इन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। The provision of punishment has also been ensured in case of violation of rules। देखो यार, अगर सरकार या फिर कोई इन रूल्स का, जो रूल इस एक्ट में बनाए गए हैं, अगर उन रूल्स का वायलेशन करते हुए मिल गया, यानी कि उल्लंघन करते हुए मिला कोई, तो ये जो हमारा एक्ट है, ये सजा का भी प्रावधान देता है कि उसको ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर किसी ने उल्लंघन किया है, रूल्स को तोड़ा है, तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो ये था हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016। अब मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ सेफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल मेथड्स ऑफ ई वेस्ट, यानी कि ई वेस्ट को डिस्पोज करने के कुछ तरीके और सेफ ट्रीटमेंट, ठीक है ना। फर्स्ट है हमारा डंपिंग इन द लैंड, वही जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, लैंड के अंदर, भूमि के अंदर गड्ढा करके दबा दिया। सो ई वेस्ट इज ब्यूरिड इन द सोइल मेकिंग अ पिट, यानी कि ग्राउंड के अंदर गड्ढा करते हैं, उसके अंदर ई वेस्ट को डाल देते हैं। पुटिंग द ई वेस्ट इन इट, द पिट शुड बी कवर्ड, अब जो गड्ढे होते हैं इसको कवर कर देते हैं मोटी प्लास्टिक शीट की मदद से, फॉर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। यानी कि गड्ढा किया, कूड़ा डाला, प्लास्टिक की शीट से ढक दिया, ये हो गया हमारा डंपिंग इन द लैंड। सेकेंड नंबर इंसिनरेशन, मैंने पीछे आपको बताया था सॉलिड वेस्ट के लिए जो तरीका अपनाते हैं, सेम ये इसमें भी आ गया। इस प्रोसेस में जो वेस्ट होता है उसको इंसिनरेटर के अंदर डालते हैं। देखो जो इक्विपमेंट होता है उसको बोलते हैं इंसिनरेटर, और फिर इसको 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देते हैं, जो वेस्ट होता है, मतलब उसको जला देते हैं। ड्यू टू इट, जिसके कारण जो अमाउंट होती है ई वेस्ट की वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और जो टॉक्सिसिटी होती है सब्सटेंस की वो भी कम हो जाती है। अब देखो वो कैसे कम हुई, जो सब्सटेंस था वो तो राख बन गया ना, अमाउंट तो कम ही हो जाएगी, जो टॉक्सिसिटी थी वो भी कम हो जाएगी। The smoke and gas coming out of the chimney installed in the incinerator is passed through the air pollution control system। देखो क्या होता है, ये मेरा इंसिनरेटर है, ये इसकी चिमनी है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इंसिनरेटर की चिमनी पर यहाँ लगा देते हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, तो जो गैस इससे निकलती है तो वो यहाँ से साफ होके जाती है, तब एनवायरनमेंट में निकलती है, ताकि उससे ज्यादा एयर पोल्यूशन ना फैले। उसके अलावा एक और तरीका होता है रिसाइकलिंग। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि मॉनिटर्स हो गए, टीवी, लैपटॉप, कीबोर्ड, टेलीफोन, फैक्स मशीन, CD ड्राइव्स, इनको रिसाइकल किया जा सकता है। इन डिवाइसेस को दोबारा ठीक करके इनको रिसाइकल किया जा सकता है। इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे मेटल्स और प्लास्टिक्स होते हैं जिनको वेंडलाइज्ड करके, यानी कि तोड़ फोड़ कर अलग कर लिया जाता है, और फिर उन्हें रीयूज के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है, कि उस मेटल को या फिर प्लास्टिक को दोबारा से रीयूज कर लिया जाता है। रिकवरी ऑफ मेटल बाय एसिड देखते हैं हम। इस प्रोसेस के अंदर क्या जाता है, ये मेरा पूरा वेस्ट का ई वेस्ट, ठीक है ना, इसको एक बकेट टाइप लिया, उसके अंदर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं। इस बकेट के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं कि जो मेटल होता है वो अलग हो जाता है, प्लास्टिक वगैरह अलग हो जाता है। सो इन दिस प्रोसेस स्ट्रॉन्ग एसिड इज यूज, स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज किया जाता है रिकवरी के लिए। मेटल्स किसकी रिकवरी के लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स, यानी कि इसमें लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, हर तरीके के मेटल की रिकवरी के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड को डालते हैं, जिसकी वजह से जो मेटल होता है वो पिघल के अलग हो जाता है, प्लास्टिक वगैरह अलग निकल जाता है, और जो लेफ्ट ओवर प्लास्टिक होती है उसको रिसाइकल कर लिया जाता है, यानी कि उसको दोबारा से उससे कुछ और बना दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रीयूज। इन दिस प्रोसेस के अंदर जितने भी ओल्ड इक्विपमेंट होते हैं उनको रिपेयर करके दोबारा से यूज करने लायक बना लिया जाता है, और उनको दोबारा यूज कर लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अलावा हमारा फिजन का जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, फिजन का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि एक में से दो चीजें बनाना, ठीक है ना। मैंने अभी सिर्फ मतलब बताया, फिजन का मतलब क्या होता है। इस प्रोसेस के अंदर जो मेटल्स होते हैं उन्हें अलग अलग बॉक्सेस में इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है ना, और फिर उन मेटल्स को दोबारा से यूज कर लिया जाता है। यानी कि देखो एक मेटल था, वो मिक्सचर होगा मेटल का, इसमें से अलग अलग करके दो मेटल्स निकाले, उन्हें अलग अलग इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया उन्हें अलग अलग, और अब इनका इस्तेमाल किसी और चीज में कर लेंगे। ये हो गया फिजन। तो ये कुछ मेरे मेथड्स थे, तरीके थे कुछ कि आप ई वेस्ट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, फिर डिस्पोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट इज क्लासिफाइड एज वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस
ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और रिसर्च एक्टिविटीज और एज टेस्टिंग सब्जेक्ट। तो देखो बायोमेडिकल वेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है उस वेस्ट के तौर पर, यानी कि जब हम किसी का इलाज करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, इलाज करते हैं ह्यूमन बींग्स का या फिर एनिमल्स का, तो तब जो वेस्ट निकलता है, या फिर अगर कोई रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं उसके दौरान जो वेस्ट निकलता है, कोई टेस्टिंग यानी कि कोई टेस्ट चल रहा है किसी सब्जेक्ट में, टेस्ट चल रहा है किसी चीज के ऊपर, तो जब कोई वेस्ट निकलता है तो वो हो जाता है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट में। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स BMW रूल्स 2016, अब जो नए रूल्स आए हैं बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स आए हैं 2016 के, उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। उस रूल्स में जो पुराने रूल्स थे उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और उसमें कुछ एडिशन यानी कि पॉइंट्स भी जोड़े गए हैं टू इम्प्रूव द कलेक्शन, सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। तो यार देखो वो जो हमारा 2016 वाला जो BMW यानी जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल बनाया होता है उसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए और उसके अंदर काफी नए नए रूल्स भी ऐड किए गए। तो ऐसा क्यों किया गया, उसके अंदर चेंजेस क्यों किए गए, रूल्स ऐड क्यों किए गए? तो उसको ऐड किया गया ये सुनिश्चित करने के लिए जो कलेक्शन मतलब जो कलेक्शन किया जा रहा है किसी भी चीज का और उनको जो अलग अलग करना जाता है, यानी कि सेग्रीगेशन किया जा रहा है वेस्ट का, वेस्ट की प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है, डिस्पोजल कैसे हो रहा है बायोमेडिकल वेस्ट का, उनको अच्छे से किया जा सके, इसमें कोई बाधा ना आए। तो इसको इंश्योर करने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए उन रूल्स के अंदर काफी चेंजेस किए गए हैं ताकि बायोमेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उनको अच्छे से डिस्पोज किया जा सके। द वेस्ट कंसिस्ट ऑफ एनाटॉमिकल वेस्ट। अब देखो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर जो वेस्ट आता है उसमें एनाटॉमिकल वेस्ट आता है। एनाटॉमिकल वेस्ट यानी कि जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, मैंने भी बताया था सर्जरी के बाद कभी ऑर्गन्स वगैरह जो वेस्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको फेंक देते हैं, तो उसके अंदर वो एनाटॉमिकल वेस्ट आ जाता है। सॉइल वेस्ट में आता है प्लास्टर्स, बैंडेज, मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, डिस्कार्डेड लाइन, सिरिंज, नीडल, ग्लासवेयर, तो ये सब आ जाता है हमारे सॉइल नहीं, यहाँ पे आएगा सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो मेडिकल वेस्ट में भी जो सॉलिड वेस्ट होता है ये सारा वेस्ट इसके अंदर आ जाता है। तो मेडिकल वेस्ट में जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसमें इतना टाइप्स का वेस्ट होता है, एनाटॉमिकल, प्लास्टर, बैंडेज, ये सब, ठीक है। दे आर इंसिनरेटेड और ऑटोक्लेव। देखो ऑटोक्लेव या फिर इंसिनरेटेड एक ही बात है। इनको क्या किया जाता है कि इक्विपमेंट में डाला जाता है और उसमें इनको जला दिया जाता है हाई टेम्परेचर पर, जिससे राख वगैरह बन जाते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? टू अवॉइड इन्फेक्शन इन एनवायरमेंट। देखो यार अगर आप इन सारी चीजों का एनवायरमेंट में ऐसे ही फेंक दोगे तो जो आसपास के लोग रहते हैं, जो वहां से गुजरते हैं, उनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसको इंसिनरेट किया जाता है इस वेस्ट को। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, देखो नए रूल्स के हिसाब से जो वेस्ट होता है उनको कलर कोडेड कर दिया गया है, यानी कि इनको 4 कलर्स की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू। आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स में 4 डस्टबिन होता है, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू। तो क्या होता है कि रेड कलर के डस्टबिन में आप सिर्फ इस कैटेगरी का वेस्ट डाल सकते हो, ब्लू, व्हाइट ऐसे ऐसे डाल सकते हो। इससे फिर क्या होता है, इससे इजी हो जाता है कि आप वेस्ट को जब आगे उसको डिस्पोज करने के लिए भेजते हो या फिर ट्रीटमेंट के लिए भेजते हो तो उसको हैंडल करना इजी हो जाता है। पहले पे क्या होता था, एक ही डस्टबिन में डाल दिया तो उन्हें अलग करना मुश्किल होता था। सो इसको इसलिए किया गया है कि जो उनको हैंडलिंग और डिस्पोज करने का जो इशू था उसको सॉल्व किया जा सके, इसलिए कलर कोडेड 4 कलर्स दे दिए गए। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, कि प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है। सो प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक पोल्यूशन एक ही बात हो गई। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हमारी पृथ्वी के हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्लास्टिक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम प्लास्टिक वेस्ट या फिर प्लास्टिक पोल्यूशन। और फिर ये जो प्लास्टिक है ये हमारे इंसानों को, हमारे जंगल के जीवन पर, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इन सब पर, यानी कि अगर बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव डालती है ये प्लास्टिक, तो ये कहलाता है प्लास्टिक पोल्यूशन। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट की कुछ कॉजेस की, कि किस किस कारण से होता है। पहला तो कारण है देखो इसका, प्लास्टिक जो है बहुत सस्ती है और आसानी से मिल जाती है और ये पूरी दुनिया भर में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर यूज ज्यादा किया जाएगा तो वेस्ट भी ज्यादा ही निकलेगा, तो प्लास्टिक वेस्ट का पहला कारण तो यही हो गया। दूसरा हो गया दुनिया की जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो अर्बनाइजेशन है यानी कि जो शहरीकरण होता है वो बढ़ता जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लास्टिक यूज भी बढ़ता जा रहा है, तो प्लास्टिक वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है मराइन शिपिंग एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि देखो जो फिशिंग इंडस्ट्री हमारी वो बढ़ती जा रही है ना, और मतलब मराइन यानी कि समुद्रों के रास्ते बहुत ज्यादा व्यापार होता जा रहा है, जिसके भी कारण प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है प्लास्टिक टेक्स 400 ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक को लगभग 400 साल लगते हैं डिकम्पोज होने में, जिसकी वजह से भी हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट अब हम जो टॉपिक देखेंगे वो है कंट्रोल प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है
हम मेटल वाटर बोतल कैरी कर सकते हैं। देखो प्लास्टिक वाटर बोतल खरीदने की बजाय अगर हम अपने साथ अपनी वाटर बोतल लेकर चलें तो उससे भी प्लास्टिक वेस्ट काफी कम जनरेट होगा। दूसरा है हम रीयूजेबल बैग्स को यूज कर सकते हैं, यानी अगर आप कभी मार्केट वगैरह में जाते हो तो आप प्लास्टिक बैग्स लेते हो उनसे, तो उसके बजाय आप अपने घर से खुद के बैग्स लेके जा सकते हो, जैसे कि कैनवास टॉट के जो बैग्स होते हैं यानी कि जूट वगैरह के जो बैग्स होते हैं आप उन्हें लेके जा सकते हो। नेक्स्ट है ऑप्टिंग फॉर प्रोडक्ट्स दैट यूज लेस पैकिंग, यानी कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हैं जिनमें पैकिंग की जरूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है, तो कुछ तरीके थे प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल करने के। अब हम देखेंगे वेस्ट मैनेजमेंट 5R प्रिंसिपल्स, यानी कि वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो 5R प्रिंसिपल्स है उन्हें देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले आता है रिड्यूस। द रिडक्शन ऑफ वेस्ट जनरेशन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम हाउसहोल्ड्स बाय रिड्यूसिंग द अवॉइडिंग डिस्पोजेबल एंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स, यूजेस ऑफ जूट बैग्स और क्लॉथ बैग्स फॉर मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो इसमें क्या बोला है, अगर हम वेस्ट जनरेट यानी कि हम वेस्ट को जनरेट करना ही कम कर देंगे तो वो कितना अच्छा रहेगा, है ना भाई। तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर से, ठीक है ना। कैसे, हम जब कभी बाहर जाते हैं तो हम डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक कटोरी मतलब प्लास्टिक के ग्लास वगैरह होते हैं हम उनको यूज करना कम कर सकते हैं। हम प्लास्टिक आइटम्स जो होते हैं उसको यूज करना कम कर सकते हैं। हम अपने साथ जूट बैग को लेकर जा सकते हैं या फिर क्लॉथ बैग्स कैरी कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए जब हम सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं। तो इस तरीके से हम वेस्ट के जनरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूसिंग पेपर वर्क इन होम्स, यानी कि हम अपने घर में पेपर वर्क जो होता है उसको कम कर सकते हैं, ऑफिस में कम कर सकते हैं। इसके बजाय हम ईमेल्स और ई बिल्स को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली जो ईमेल्स वगैरह होता है हम इनका इस्तेमाल करेंगे, पेपर वर्क कम यूज करेंगे तो पेपर कम यूज करेंगे तो पेपर की जो वेस्ट जनरेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया हमारा रीयूज। हमें क्या करना चाहिए, हैबिट होनी चाहिए, यानी कि हमें द हैबिट ऑफ रीयूजिंग द कमोडिटी शुड बी प्रमोटेड, यानी कि किसी भी सामान को किसी भी चीज को दोबारा से इस्तेमाल करने की जो हैबिट है उसे प्रमोट करना चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि यूज करो फेंक दो, नहीं, लोगों में ये आदत आनी चाहिए कि हम अपनी इस चीज को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वन कैन डोनेट द बुक्स, कोई अपनी बुक्स डोनेट कर सकता है। अगर किसी को बुक्स हैं नहीं उसे पढ़नी तो डोनेट कर दो। बहुत से ऐसे नीडी लोग होते हैं, जरूरतमंद आदमी होते हैं जिन्हें जरूरत होती है आपकी चीजों की। अपने पुराने क्लोथ्स डोनेट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डोनेट कर सकते हो, या फिर मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर सकते हो, या फिर जरूरतमंद आदमी को डायरेक्ट आप दे सकते हो अपने चीजें जिनको जरूरत हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं। रीयूज एक तरीका हो गया वेस्ट मैनेज करने का। थर्ड है हमारा रिसाइकल। इसमें आ जाता है सेग्रीगेशन ऑफ पेपर, यानी कि पेपर को अलग करना, मेटल, ग्लासेस, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक वेस्ट में से इन सबको अलग कर देना। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि फिर हम इन सब चीजों को अलग अलग करके रिसाइकल कर सकते हैं। सो दीज वेस्ट देन कैन बी यूज्ड फॉर रिसाइकलिंग। अगर हम इन सब चीजों को अलग अलग कर देंगे तो हम उनको रिसाइकलिंग के लिए यूज कर सकते हैं और उनसे नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। रिसाइकलिंग सेव्स अदर रिसोर्सेज। देखो जो रिसाइकलिंग होती है उससे दूसरे रिसोर्सेज की बचत होती है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है रिकवर। रिकवरी इज वन ऑफ द मेथड वेयर मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। देखो रिकवरी जो है एक ऐसा मेथड है जहाँ पे जो संसाधनों की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा पड़ती है। दैट इज मैकेनिकल टेक्निकल टू कन्वर्ट एंड रिप्रोसेस द वेस्ट इनटू एनर्जी। इसमें क्या होता है, मैकेनिकली या फिर टेक्निकल प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा हम वेस्ट को कन्वर्ट करके और रिप्रोसेस करके वेस्ट से हम एनर्जी बना सकते हैं। तो ये एक तरीका होगा रिकवरी का कि हम वेस्ट के थ्रू एनर्जी बना सकते हैं। एंड दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी कैन बी जनरेटेड। एनर्जी जो है उसको जनरेट किया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है और फिर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरी फॉर्म्स में। हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसको, रिसोर्सेज और जरूरत के हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हीट से दूसरी फॉर्म्स में, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी बना ली या फिर कुछ और भी, मतलब दूसरी फॉर्म से हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्यूज। सो इट इज द कंसिडर, इसको माना जाता है लास्ट ऑप्शन टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट जनरेटेड। यानी कि जितना वेस्ट हम जनरेट करते हैं, जितना वेस्ट हम घर से अपना या फिर जितना वेस्ट सब जनरेट करते हैं, उससे एक आखिरी तरीका होता है उससे छुटकारा पाने का, उसको रिफ्यूज करना। यानी कि यार वेस्ट ही मत पैदा होने दो ना, ठीक है। The waste collected from the city or town in these areas remain for the longer period of time। देखो इसमें क्या होता है, गड्ढे बना देते हैं, वही बात है, गड्ढे बना दिए, जमा कर दिया, छोड़ दिया उस जगह को, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, जो वेस्ट जमा हो जाता है शहरों से या फिर कस्बों से एरियाज में, वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये एक और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट तरीका था मैंने वो भी आपको बता दिया, 5 Rs जो थे हमारे। अब हम करने वाले हैं कुछ केस स्टडीज। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा यमुना पोल्यूशन। सो यमुना इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी, ठीक है ना। गंगा नदी की मदद करने वाली नदी है ये यमुना, तो इसलिए इसको बोला है ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी यमुना। तो यमुना जो है वो दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की
और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यमुना जो है ये ओरिजिनेट होती है, यानी कि जो इसका उदय होता है वो होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो यमुनोत्री ग्लेशियर से वहां से ये निकलती है और बहती हुई निकलती है 7 शहरों से, यानी कि 7 राज्य जो होते हैं, 7 स्टेट्स ऐसे जिनको क्रॉस करती हुई निकलती है। रिवर गंगा में जाकर ये मिल जाती है, और गंगा में भी कहाँ जाकर मिलती है? प्रयागराज में, संगम में। संगम इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यूपी में प्रयागराज जगह, वहां पर एक संगम जगह है, वहां पर जाकर इनका संगम हो जाता है। किसका संगम? यानी कि मिलाप हो जाता है यमुना का और गंगा का। टुडे द यमुना इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सीवियरली पोल्यूटेड रिवर्स इन द वर्ल्ड। आज के टाइम पे यमुना जो है उसको बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड रिवर माना गया पूरी दुनिया के अंदर की, यानी कि ये जो यमुना नदी है ये बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से दूषित हो चुकी है। न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, डंप्स अबाउट 58% ऑफ इट्स वेस्ट इनटू द रिवर। न्यू दिल्ली जो भारत की कैपिटल है, राजधानी है, वो अपना 58% ऑफ जो वेस्ट होता है उस 100 में से 58% ऑफ वेस्ट को वो यमुना नदी में बहा देती है। न्यू दिल्ली, द मोस्ट पोल्यूशन कम्स फ्रॉम वजीराबाद फ्रॉम वेयर यमुना एंटर्स दिल्ली। देखो क्या होता है, अब जो ज्यादातर न्यू दिल्ली का भी जो ज्यादा कूड़ा आता है इसमें वो कहाँ का आता है? वजीराबाद का, ठीक है ना। जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है तो वजीराबाद पड़ता है, तो वजीराबाद जो जगह है वो अपना बहुत ज्यादा कूड़ा करकट जो है यमुना में बहा देती है, जगह वो मतलब वहां के लोग बहा देते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को अगर देखा जाए तो पहला डोमेस्टिक सोर्स, यानी हमारे घरों का जो कूड़ा कचरा आता है। इंडस्ट्रियल हैवी मेटल कंटेमिनेशन, यानी इंडस्ट्री से जो हैवी मेटल्स निकलते हैं वो पानी को बहुत गंदा करते हैं। दूसरा होता है अनट्रीटेड सीवेज, यानी कि जो ट्रीट नहीं किया जाता, म्युनिसिपल द्वारा जो अभी तक ट्रीट नहीं किया गया वो सीवेज अगर सीधा नदी में फेंक दिया जाए, ये बहुत बड़ा कारण है। फोर्थ, आइडल इमर्जन लीडिंग टू इंक्रीज टॉक्सिसिटी। देखो हमारे हिंदू कल्चर में क्या होता है, जितनी भी खंडित मूर्तियां फिर पूजा का जितना भी सामान होता है उसको सीधा यमुना नदी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। पांचवा जो कारण है वो प्लास्टिक पोल्यूशन। आसपास के रहने वाले लोग भी अपना सारा प्लास्टिक का कूड़ा कचरा उसी में फेंकते हैं, और अभी तो बताया था दिल्ली में कितना कूड़ा कचरा फेंकते हैं लोग, उसमें खासकर वजीराबाद के लोग। तो ये कुछ मेन सोर्स हो गए पोल्यूशन के कि यमुना नदी में इतना पोल्यूशन कहाँ से फैल रहा है और किस किस वजह से फैल रहा है। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स फॉर यमुना। अब यमुना को साफ करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स और प्लान चलाए गए थे। उसमें पहला यमुना एक्शन प्लान। इस प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। यमुना एक्शन प्लान फेज 1, इसको 1993 मतलब 1993 से लेकर 2002 तक चलाया गया। फिर 2002 से लेकर 2003 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद ये प्लान 2 चलाया गया, यानी दोबारा इस प्लान को लाया गया 2004 में 2011 तक के लिए। फिर तीसरी बार इस प्लान को फेज 3 का लाया गया 2018 में, जो आज तक चल रहा है, ठीक है। दूसरा आया था यमुना प्योरिफिकेशन ड्राइव, जो 2018 में आई थी। अब हम देखने वाले हैं चेरनोबिल डिजास्टर, ठीक है ना। अब हमने देखो यमुना एक्शन प्लान की जो पूरा हमारी केस स्टडी थी वो हमने पढ़ ली। अब हम चेरनोबिल डिजास्टर की केस स्टडी पढ़ेंगे। तो चेरनोबिल डिजास्टर अकर्ड ऑन अप्रैल 26, 1986। ये जो पूरा डिजास्टर था, ठीक है ना, ये जो पूरा हादसा था ये हुआ था 26 अप्रैल को 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में, ठीक है ना, जो कि यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन की चेरनोबिल सिटी में एक चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट था, उसमें ये घटना हुई थी 26 अप्रैल को 1986 में। इट इज कंसिडर्ड टू बी द, देखो इसको एक बहुत ही बुरा घटना यानी कि बहुत ही बुरा एक्सीडेंट माना जाता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन की हिस्ट्री में। ये बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था। द एक्सप्लोजन एक्सपोज द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। उस टाइम पे जो एक्सप्लोजन हुआ था, यानी कि जो रिएक्टर्स थे जो फटे, उस टाइम पे जो एक्सप्लोजन हुआ था, यानी कि जो बम बढ़ा के चलते हैं, एक्सप्लोजन यानी कि फटना, उस टाइम पे जो एक्सप्लोजन हुआ था उसने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एक्सपोज कर दिया था, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स फट गए थे। जिसकी वजह से क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल जो था वो एटमोस्फेयर में पूरी तरीके से गंदे तरीके से फैल गया था। लार्ज एरियाज ऑफ यूक्रेन, बेलारूस, रशिया वर बैडली कंटेमिनेटेड। यूक्रेन का, बेलारूस का और रशिया का एक बहुत बड़ा एरिया जो था, यानी कि इनके बहुत ज्यादा एरिया इससे दूषित हो गए थे। इट कॉज्ड एटलीस्ट 80% ऑफ डायरेक्ट डेथ्स। इसकी वजह से लगभग 80% लोग तो सीधे ही मर गए थे, और 9000 से ज्यादा लोग मर गए थे कैंसर की फॉर्म में, यानी कि उनको कैंसर हो गया था, फिर वो लोग कैंसर से मर गए थे। और लगभग 6.6 मिलियन लोग जो हैं वो उससे रेडिएशन से एक्सपोज हो गए थे, यानी कि उनको रेडिएशन की वजह से अलग अलग बीमारियां हो गई थी। द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो पेरिफेरी है उसके आसपास का लगभग 19 माइल्स का जो एरिया था, ठीक है ना, उसको कंसिडर कर दिया एक्सक्लूजन जोन।
यूक्रेन ने अपने उस जो वो रिएक्टर पावर प्लांट था पूरा, उसके आसपास के 19 माइल्स के एरिया को उसने एक्सक्लूजन जोन बोल दिया है कि वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद कर दी है, कि वहां पे इंसानों का जाना पूरी तरीके से मना है, वहां पर इंसान नहीं जा सकता। ठीक है, द इंसिडेंट साइट हैज बीन कवर्ड, और वो जो साइट थी, इंसिडेंट साइट थी, उसको कवर कर दिया गया स्टील की मोटी मोटी शीट से। लिमिटेड रेडिएशन लीकेज को रोकने के लिए उसको कवर कर दिया गया स्टील की मोटी मोटी शीट से। नेक्स्ट है हमारा फुकुशिमा डिजास्टर। अब ये देखो, ये जो है हमारा सेकंड बिगेस्ट डिजास्टर है, यानी कि चेरनोबिल डिजास्टर के बाद ये दूसरा बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, हादसा हुआ था। फुकुशिमा डिजास्टर जो है ये जापान में हुआ था 2011 में मार्च में। 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स वर डैमेज्ड। इसमें क्या हुआ था देखो मैं बताती हूँ। 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते वो डैमेज हो गए थे, यानी कि उनको नुकसान हो गया था। देखो हमने ऊपर चेरनोबिल वाले में पढ़ा था 1 को हुआ था, लेकिन इस वाले में 4 को हुआ था, लेकिन वो फट गया था और इसमें डैमेज हुआ था। इन द इंसिडेंट लीडिंग टू रेडिएशन फॉल आउट इन द रीजन, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जब ये 4 रिएक्टर्स डैमेज हो गए तो जो रेडिएशन थी वो लीक आउट हो गई, यानी कि रेडिएशन की लीकेज हो गई उस जगह पे। The accident mainly happened, और ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये हुआ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा भयंकर वाला एक अर्थक्वेक आया, जिसके साथ साथ 15 मीटर ऊंची सुनामी भी आई, जिसकी वजह से इन रिएक्टर्स को नुकसान पहुंचा था, जिसने इन रिएक्टर्स को नुकसान पहुंचा दिया था। There were no reports of death। देखो उस आज तक वहां पे ये नहीं पता चला कि वहां पे किसी की डेथ हुई थी नहीं हुई थी, मतलब उसके बाद किसी की डेथ तो नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ था वहां पे 1000 से भी ज्यादा 100,000 से भी ज्यादा लोग जो थे उस जगह से निकाल दिए गए प्रिकॉशन के लिए, यानी कि आगे आने इनको कोई बीमारी ना हो जाए, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए लोगों को वहां से निकाल दिया गया। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत अभियान। अब ये देखो, ये जो कैंपेन है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था इसको 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को 2014 में, और किन्होंने किया था, पीएम मोदी ने किया था। ठीक है ना, और इसको जो है लॉन्च किया था क्यों, लोगों को सफाई के बारे में अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, कि अपने घरों में सफाई रखो, गलियों में, अपने पूरे देश में सफाई रखो। तो सफाई से रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस करने के लिए इसको चलाया गया था। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्लीनलीनेस ड्राइव था, यानी कि एक ऐसा ये अभियान था जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने भागीदारी ली। इसमें स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं उन लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। The movement has also created awareness for health and sanitation among the communities। ये जो आंदोलन था, ये जो अभियान चला था, इसने सफाई और सैनिटेशन से रिलेटेड यानी समुदायों में भी बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाई, पूरे देश में जागरूकता फैलाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है गाजीपुर लैंडफिल। अब ये क्या है, गाजीपुर लैंडफिल जो है ये बहुत पुरानी और एक बहुत बड़ा लैंडफिल एरिया है जहाँ पर दिल्ली एनसीआर के कूड़े को दफनाया जाता है। ठीक है ना, दिस लैंडफिल एरिया इज मोर देन 30 years old। ये लगभग 30 साल से भी ज्यादा पुराना है, और द लैंडफिल इज रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, और ये जो लैंडफिल है इससे बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। ठीक है ना, टुगेदर विच लीचेट इन सॉइल, मतलब जो सॉइल के साथ मिलकर लीचेट कर देती है, यानी ये केमिकल रिएक्शन करती है। आप सिर्फ इतना समझ लो, केमिकल रिएक्शन होती है। More than 3 million people survive within 10 square kilometer radius of the landfill। अभी जो लैंडफिल का एरिया है इसके आसपास 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इसमें 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है कि इस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया जाए। पहले इस प्रॉब्लम पे किसी ने इतना फोकस नहीं किया, लेकिन रिसेंटली इस प्रॉब्लम पे ध्यान आया है, सरकार ने अपना ध्यान दिया और इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रही है सरकार कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर था फिनिश हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।